एक रॉकेट हमारे पूरे चंद्रयान को लेकर ऊपर गया। पहले ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया, उस पे आता हूं। हमारा चंद्रयान चांद की धरती पर उतर चुका है। ऐसे में मुझे लगा कि रॉकेट एक वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, जिसमें वेरिएबल मास में थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको थोड़ा इलस्ट्रेट कर दूँ। तो इस वीडियो में चंद्रयान के ऊपर भी बातें होंगी और कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी बातें होंगी और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। आप सभी ये जानते होंगे कि एक रॉकेट एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है वेरिएबल मास सिस्टम का। एक रॉकेट में जो फ्यूल है वो उसका मेजर वेट होता है और रॉकेट का इंजन चलना मतलब बेसिकली फ्यूल को बर्न करके बाहर की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में थ्रो करना। ये रॉकेट नॉर्मली ऐसा होता है, हालांकि ये वेरिएबल भी हो सकता है, पर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो रॉकेट के रेस्पेक्ट में एक फिक्स्ड वेलोसिटी से बाहर निकलती हैं। ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में एक फिक्स्ड वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं। इसको मैं UR लिख रहा हूं। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। एक्चुअली ये बात लॉजिकल है। आई मीन जैसे मान लो किसी गन मैन्युफैक्चरर ने लिखा है कि उसके गन से जो बुलेट निकलती है उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड होती है। अब तुम इमेजिन करो कि यार तुम एक स्पेसक्राफ्ट में जा रहे हो, एक एयरक्राफ्ट या हाई स्पीड क्राफ्ट में जा रहे हो जिसकी खुद की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है। तुम्हारे हाथ में वो गन है, तुमने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, बड़ा मुश्किल है उस स्पीड पे हाथ निकालना, फिर भी निकाला, गन को सामने की तरफ रखा और फायर किया, ठिशुम। तो क्या बुलेट और एयरक्राफ्ट, बुलेट और तुम साथ साथ चलोगे? नहीं, तुम्हें एयरक्राफ्ट को, गन को, तुम्हारे रेस्पेक्ट में बुलेट 500 की स्पीड से आगे जाएगी। जमीन पे खड़े आदमी को बुलेट की स्पीड 1000 दिखाई देगी, तुम 500 पे चल रहे हो, तुम्हें बुलेट की स्पीड 500 दिखाई देगी, जमीन पे खड़े आदमी को 1000 दिखाई देगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एयरक्राफ्ट में बैठ के जब गन फायर करूंगा तो बुलेट मुझे मेरे आंख के सामने ही ऐसे साथ साथ चलती दिखाई देगी। तो इससे तुम थोड़ा इंट्यूशन से समझ सकते हो मेरी बात को कि अगर एक गन बनाया तो उसके मजल से, उसके नाल से जो बुलेट निकलेगी उसकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू गन फिक्स्ड है। उसी तरीके से इस रॉकेट से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी इनकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट फिक्स्ड है। रॉकेट की स्पीड 0 है, एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। रॉकेट की स्पीड 10 हो गई तो एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड 10 हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 20 आनी चाहिए। अगर रॉकेट की स्पीड 20 हो गई तो एग्जॉस्ट गैसेस की एब्सोल्यूट स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 20 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये UR रिलेटिव स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट है। रॉकेट का इंस्टेंटेनियस मास, किसी इंस्टेंट पे इसका मास m है और इसमें जो इंजन चल रहा है, जो मैकेनिज्म है फ्यूल बर्न करने का, लेट अस से वो एक कांस्टेंट रेट से मास को जलाकर बाहर थ्रो कर रहा है। दैट मींस dm/dt एक कांस्टेंट नंबर है। रॉकेट का मास एक कांस्टेंट रेट से घटता जा रहा है। इस केस में, रॉकेट के केस में मास डिक्रीज होता जा रहा है। dm/dt एक फिक्स नंबर है, जैसे मान लो 5 kg पर सेकेंड। इसका मतलब रॉकेट अपने अंदर से 5 kg फ्यूल को पर सेकेंड बर्न करके बाहर थ्रो कर दे रहा है, राइट? सो दिस dm/dt into u relative, this is the thrust force that is generated when a rocket operates like this. ये फॉर्मूला मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के डिराइव किया जा सकता है, मैंने अभी यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। द थ्रस्ट फोर्स, दैट मीन्स व्हेन द रॉकेट इजेक्ट्स एग्जॉस्ट गैसेस, it experiences a thrust force in forward direction, and this thrust force is given by rate at which it is decreasing its mass, rate at which mass is ejecting out, into the relative speed of ejected mass with respect to the rocket. इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिखो तो काफी काम का हो सकता है। इस फॉर्मूले को जब तुमने ऐसे लिखा तो ध्यान देना dm/dt को भी विथ साइन लिखना है। जैसे m क्या है? m इज इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट। रॉकेट इज वेरिएबल मास सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मास बदल रहा है समय के साथ।
तो अगर रॉकेट का मास लगातार कम हो रहा है टाइम के साथ, अगर वो 5 kg फ्यूल पर सेकेंड बाहर फेंक रहा है बर्न करके, तो dm/dt की वैल्यू यहां -5 लिखेंगे। तो अगर यहां पे तुम -5 लिखोगे तो जो थ्रस्ट फोर्स है वो वेक्टर -ur की डायरेक्शन में होगा। यहां पे एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो F थ्रस्ट विल बी ऑपोजिट टू U रिलेटिव। जो रिलेटिव स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा। तो इस तरीके से अगर कभी कंफ्यूजन हो कि थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें और dm/dt को विथ साइन यूज करें। इस सिस्टम को आप इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो फॉर सिस्टम्स विच आर गेनिंग मास। ऐसा भी सिस्टम हो सकता है जो मास गेन कर रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक खाली कार्ट है, इसका मास m है, ये इस रोड के ऊपर चल रही है और लेटर से बारिश होने लगी। 1 मिनट मान लीजिए इसकी स्पीड अभी u है और बारिश की बूंदें जो है वो वर्टिकली गिर रही हैं, ये बारिश होने लगी। तो नाउ दिस सिस्टम, दिस कार्ट, if I consider it as my system, it is gaining mass, isn't it? तो ये बारिश की बूंदें गिरने की वजह से इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। वो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जरा सोचते हैं। यहां पे मास सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहां पे मास ऐड हो रहा है। जैसे ये थोड़े समय में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम मास ऐड हुआ, तो ये जो मास ऐड हुआ इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू कार्ट क्या है? कार्ट u स्पीड से इधर जा रहा है, u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और इस बारिश की बूंदों का ये हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्ट के रेस्पेक्ट में इनकमिंग मास, अंदर आने वाले मास का जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हुआ? आंसर है रिलेटिव स्पीड u इस तरफ हुआ। इसकी वेलोसिटी 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माइनस कार्ट की वेलोसिटी, तो नेचुरली कार्ट के रेस्पेक्ट में बारिश की बूंदों की वेलोसिटी इधर है u, that is u relative, right? So u relative into dm/dt, so this u relative which is in that direction, right? और पर सेकेंड जितने kg पानी काट के अंदर आ रहा हो, लेट अस से b kg पानी पर सेकेंड आ रहा है, तो dm/dt is b, it is positive number in this case because my system is gaining mass. So u relative is in this direction, dm/dt is a positive number, therefore the thrust force on my system will be u/b in this direction. So when the raindrops fall, this cart experiences a thrust force in this direction, thereby it will slow down. This is what it means. तो इस इक्वेशन को यूज करते समय आपको dm/dt को विथ साइन सब्सटीट्यूट करना अगर फोर्स के डायरेक्शन को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन है। मैं आता हूं फर्दर इस क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, पर जैसा मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में, थोड़ी सी बात तो चंद्रयान की बनती है यार। तो चंद्रयान के बारे में देखो, एक बड़ा ही स्पेशल सा प्रॉब्लम बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। तुमने बहुत सारे एनिमेशन वीडियोस में देखा, टीवी न्यूज में देखा कि जो अर्थ है, हमारी अर्थ, ग्रीन अर्थ, ब्लू अर्थ होती है पर मैंने ग्रीन बना दिया, हरा भरा रखो यार। ये ग्रीन अर्थ, एक रॉकेट हमारे पूरे चंद्रयान को लेकर ऊपर गया और उसने उसको अर्थ के पास इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दिया। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करने का तरीका यह हुआ कि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर उठेंगे अपने लोड को लेकर, सैटेलाइट को लेकर रॉकेट के माध्यम से, और एक रॉकेट फिर इसको इस डायरेक्शन में स्पीड देके, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ स्पीड देख के हट जाएगा। वो एक प्री कैलकुलेटेड स्पीड है जो उसने दिया, थ्रस्ट जनरेट किया, जिसकी वजह से उसमें स्पीड आई और वो हट गया, मतलब हट गया, बंद हो गया इंजन। पॉइंट इज रॉकेट बंद हो गया। तो आपने जितना स्पीड दिया, डिपेंडिंग ऑन दैट, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैप हो गया। आप ऐसा भी स्पीड दे सकते थे जिससे वो सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाए, ठीक, पर आपने एक ऐसा स्पीड दिया था चंद्रयान को जिससे कि वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत गहराई से सोचने वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। आपने ये देखा है डायग्राम में कि कुछ दिनों के बाद इसके ऑर्बिट को रेज किया गया। ऑर्बिट को रेज करने का मतलब होता है कि जब ये चंद्रयान अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पे था, यहां पे था, तो फिर से उसका इंजन ऑन किया। इंजन ऑन किया गया मतलब रॉकेट ऑन किया गया। हाँ, ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये चंद्रयान है, ऐसा मैं बना देता हूं, ये रॉकेट है, चंद्रयान इधर जा रहा है, जो भी सैटेलाइट है, वो जो भी चीज आपको ऊपर भेजनी है
वो चीज यहां पे रखी हुई है, ऐसा सोच लो, और ये रॉकेट है, रॉकेट को फायर किया गया, रॉकेट एग्जॉस्ट गैसेस को पीछे फेंकता है, तो थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ लगता है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये इंजन जो फायर किया गया, आई मीन इंजन मतलब रॉकेट, जो रॉकेट फायर किया गया वो एक थोड़े समय के लिए फायर किया गया, ऐसा मान लेते हैं अभी। तो यहां पे जब चंद्रयान है, ये चंद्रयान है, ये रॉकेट है, थोड़े समय के लिए डेल्टा टी टाइम के लिए लेटर से एक रॉकेट फायर किया गया, राइट। तो रॉकेट फायर करने से इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई तो इसका पाथ चेंज हो गया, अब ये ऐसे हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगा। ये वापस यहीं पे पहुंचेगा, जिन लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है थोड़ा ध्यान से मजे से, वो इस बात को समझ पाएंगे। फिर जब चक्कर मार के वो यहां किसी दिन फिर से यहीं पे जब पहुंचा था, फिर से रॉकेट को फायर किया गया, उसका इंजन ऑन किया गया, वो फिर से एक हायर ऑर्बिट पे चला। ऐसा शायद मुझे अगर सही याद आ रहा है तो 5 बार किया गया। मेरा सवाल ये है, एकदम जेई एडवांस लेवल का सवाल पूछ रहा हूं, इसी साल आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, चंद्रयान की बात चल रही है यार। मेरा सवाल यह है कि इसी पॉइंट पर क्यों रॉकेट फायर करते हैं, यहां क्यों नहीं फायर करते, यहां क्यों नहीं फायर करते? उसी पॉइंट में ऐसा क्या खास है कि उसी पॉइंट पे आप रॉकेट फायर करते हो? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? चाहो तो वीडियो रोक लो, सोचो, मजे लो सोचने के। चलो देखो, मेरी बात फिर से सुनो। जो थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर है? यू रिलेटिव मैं मान के चल रहा हूं कि फिक्स है। जो हमारा रॉकेट है उसका इंजन जब ऑन होता है तो एग्जॉस्ट गैसेस एक फिक्स्ड स्पीड से बाहर फेंकी जाती है, ऐसा मान ले रहा हूं, वेरिएबल भी हो सकता है, मैं मान ले रहा हूं कि एक फिक्स्ड स्पीड से बाहर फेंकी जाती है। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं यू रिलेटिव फिक्स्ड है, इनटू डीएम बाई डी टी क्या है? बेसिकली द रेट एट विच masses are being thrown out, isn't it? The exhaust gases, the mass of the exhaust gases, उसको पर सेकेंड कितने केजी बाहर थ्रो किया जा रहा है। अब देखिए, जो हमारे पास रॉकेट में सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है इसकी फ्यूल की क्वांटिटी। वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल लेके ऊपर गया है और उस फ्यूल को वेस्टेज नहीं कर सकते आप। जब मर्जी रॉकेट चला दिया, खूब देर तक चला दिया, ऐसा नहीं, आपको उस फ्यूल को बचाना है। वो बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है। रॉकेट के मास का मेजर हिस्सा उसका फ्यूल है। एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल भर दोगे तो बहुत भारी हो जाएगा, हम वो नहीं चाहते। तो फ्यूल बहुत सोच समझकर कैलकुलेटेड क्वांटिटी में भरी गई है और उसका बहुत सोच समझकर यूज किया जाना है। तो ये जो सोच समझ के यूज किया जाना है, इसी में सोचने वालों ने सोचा कि यहीं पे रॉकेट फायर करने में फायदा है। क्या फायदा है जरा देखो, बता रहा हूं, सुनो। तो जब भी रॉकेट फायर करोगे तो dt सेकेंड में जो इंपल्स एक्ट करेगा तुम्हारे इस सिस्टम के ऊपर, इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस। तो अगर dt सेकेंड तक तुमने रॉकेट इंजन को ऑन रखा, dt सेकेंड तक, तो जो इंपल्स आपके सिस्टम के ऊपर लगेगा वो लगेगा u रिलेटिव इनटू dm। व्हाट इज dm? उस dt सेकेंड में, उस dt टाइम में जो मास बाहर निकल गया एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म, रॉकेट का मास जितना चेंज हो गया, उस पूरे सिस्टम का मास जितना चेंज हो गया, स्पेसशिप बोला जाए उसको, रॉकेट प्लस चंद्रयान को मिला के स्पेसशिप बोल रहा हूं। तो ठीक है, ये जो स्पेसशिप है इसका मास dm चेंज हो गया अगर dt सेकेंड में, तो प्लीज समझिए dt सेकेंड में जो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, इस चीज के मोमेंटम में जो चेंज होगा, इट इज इक्वल टू इंपल्स, दैट इज इक्वल टू u dm। अगर एक मान लो थोड़ा लंबे समय तक, लेट अस से 2 मिनट तक के लिए रॉकेट फायर किया गया, 1 मिनट ऐसा सोचते हैं, तो 2 मिनट में जो इंपल्स जनरेट हुआ वो ये है इंपल्स। आप इसको 0 से डेल्टा टी तक इंटीग्रेट कर दो, थ्रस्ट फोर्स इनटू dt को इंटीग्रेट कर दो, दिस इज टोटल इंपल्स दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द एग्जिटिंग गैसेस, exhaust gases on our system, and this will be equal to, u is fairly constant, I am saying that let us assume u is constant, so integration dm, what is integration dm? change in mass। अभी प्लस माइनस साइन को लेके बहुत परेशान मत हुई है, हाँ ठीक, just think about the magnitude। so this is the impulse that acted on my yarn when rocket was fired for a time of delta t, when mass of the system reduced by delta m, when mass of the system reduced by delta m, this is the impulse that acted on it,
This is change in momentum that happened. So the change in momentum that happened is this simply delta m. What I am saying, what an amazing result. अरे इसको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है. क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने ये तय किया कि मुझे 5 kg फ्यूल को जलाना है, यहां पे जब मेरा यान आएगा तो 5 kg फ्यूल को जलाना है. 5 kg फ्यूल को तुम 1 मिनट में जलाओ या 2 मिनट में या 2.5 मिनट में या 3 मिनट में या 4 मिनट में. 5 kg फ्यूल को 2 सेकंड में जला दो, 2 मिनट में या 5 मिनट में, डजंट मैटर. इट विल गिव सेम चेंज इन मोमेंटम टू द यान. उस यान का मोमेंटम इसी अमाउंट से बदलेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. कैन यू सी दैट? तो भाई मेरे पास जो सबसे प्रीशियस कमोडिटी है वो क्या है? फ्यूल. मैंने डिसाइड कर रखा है कि यार यहां पे 5 kg फ्यूल हमको यूज करना है. तो उस 5 kg फ्यूल को यूज करने से जो यान के मोमेंटम में चेंज होना वो तो फिक्स है. चेंज इन मोमेंटम इज फिक्स्ड. ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो ज्यादा फ्यूल चलाना पड़ेगा. ठीक है, सुनिए मेरी बात. लेट अस से कि इस पॉइंट पे जो यान है उसकी काइनेटिक एनर्जी के है. ठीक है, जब वो यहां पहुंचा पहली बार, जब घूमता हुआ यहां पहुंचा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के है. दूसरी बार जब पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, तीसरी बार में अलग है. पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार, किसी भी टाइम की बात कर रहा हूं यार, जब वो यहां है उसकी काइनेटिक एनर्जी के है. सभी बच्चे जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई बुराई है नहीं. जहां P उसका मोमेंटम है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है. अब देखिए, जब मैं रॉकेट फायर करता हूं और मैंने तय कर रखा है कि मैं डेल्टा एम मास फ्यूल का जलाऊंगा, लेट अस से 5 kg फ्यूल का, मुझे याद नहीं है कितने kg जलाए गए होंगे, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं. मान लो 5 kg फ्यूल हमें जलाना है, तो चेंज इन मोमेंटम जो मुझे मिलेगा वो फिक्स्ड है, isn't it? अब अगर मोमेंटम में डेल्टा पी का चेंज हुआ तो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द यान? काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. इसको ऐसे अभी लिख देता हूं, तुम्हें समझने में आसानी रहेगी इसलिए. मोटा मोटी अगर एक फाइनाइट टाइम के लिए यूज किया गया था पर वो टाइम छोटा ही है, तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली करेक्ट व्हेन dt इज वेरी स्मॉल. बट ओके, अगर 2, 4, 5 मिनट का टाइम ले तो वो छोटा ही टाइम है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में. तो ये इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली सही है एक फाइनाइट टाइम के लिए भी, अगर वो टाइम छोटा है. और मैं इसको लिख सकता हूं P बाई एम. P मतलब मोमेंटम, अभी जो मोमेंटम है वो तो m इंटू वी है, बाई एम इंटू dp बाई dt. राइट? व्हाट इज dp बाई dt? व्हाट इज dp बाई dt? व्हाट इज dp बाई dt? इट इज द थ्रस्ट फोर्स बेसिकली, isn't it? अच्छा, मैंने यहाँ dt नहीं लिखा, सो सॉरी. ये यहाँ dk बाई dt, आई एम सो सॉरी. ये dt हटा देता हूँ भाई, जरूरत नहीं है इसकी. देखिए दोनों साइड से dt कैंसिल हो जाएगा. dk बाई dt, dp बाई dt, इट कैंसिल्स आउट. आई एम सो सॉरी. So P is m into v, 2 cancels out, and dp, change in momentum of the yarn, can be written as m times delta v. क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये चंद्रयान यहां है और तुमने डेल्टा टी टाइम के लिए 5 kg फ्यूल को जलाने का डिसीजन लिया, फायर किया रॉकेट, तो उस रॉकेट के फायर होने से 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट फर्क नहीं पड़ता, उससे चेंज इन मोमेंटम इतना ही होगा. तो डेल्टा पी, जो डेल्टा पी क्वांटिटी है डीपी डेल्टा पी, उसको मैंने लिख दिया m इंटू डेल्टा पी. एज्यूमिंग कि मास में जो चेंज है भी बहुत छोटा है, मैंने मास को कांस्टेंट ही मान लिया है. ठीक है, आप लिख सकते हो m माइनस डेल्टा एम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेल्टा एम और डेल्टा वी दो छोटे क्वांटिटीज के प्रोडक्ट को हम नजरअंदाज कर सकते हैं. तो अभी इस वक्त जो क्या बोलते हैं उसको, मास है एक छोटे टेन्योर के फायर में, उसके मास में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. अगर वो 3 टन की चीज है और 5 kg घट गया तो उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, और डीपी डेल्टा पी को मैं बेसिकली लिख रहा हूं मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी. तो इस मोमेंटम को मैंने लिखा m इंटू वी, अभी जो मोमेंटम था, फायर किया रॉकेट. व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज m v डेल्टा वी. कैन यू सी दैट? मैं ये इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूं बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो
सबसे बड़ा होगा उस वक्त जब ये v सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये m इंटू डेल्टा वी जो है वो तो डेल्टा पी है, ये तो फिक्स्ड है। प्लीज समझिए बात को। अगर मैंने 5 kg फ्यूल बर्न किया तो चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड है वो, एकदम फिक्स्ड। तो जब चेंज इन मोमेंटम फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये फिक्स क्वांटिटी, अगर मैंने 5 kg फ्यूल जलाया तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी मैक्सिमम एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअली यहां पे ये एम डेल्टा वी मैंने बेकार लिख दिया, डेल्टा पी को आप चाहें तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, राइट? ठीक है, एक ही बात है। सो डेल्टा की द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट यू गेट इज v टाइम्स डेल्टा पी। डेल्टा पी तो यहां फायर करो, यहां फायर करो, यहां फायर करो या यहां फायर करो, अगर डेल्टा एम मास जलाया 5 kg तो डेल्टा पी की वैल्यू तो फिक्स्ड है। लेकिन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो यहां फायर करने, यहां फायर करने और यहां फायर करने में अलग अलग होगी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अभी की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू चेंज इन मोमेंटम विच इज दिस मच। तो जिस समय हमारे यान की स्पीड सबसे ज्यादा है उस समय अगर मैं 5 kg फ्यूल जलाऊं तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझो बात को। तो आप सभी शायद जो ग्रेविटेशन पढ़ चुके हो जानते होंगे कि प्लैनेटरी मोशन में या सैटेलाइट के मोशन में जब वो इलिप्टिकल पाथ में होता है, तो जब वो सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, सैटेलाइट के केस में, और प्लैनेट्स के केस में जब वो सन के सबसे क्लोज होता है, उस वक्त उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे चंद्रयान की स्पीड सबसे ज्यादा है, और वहां पे मैं अगर 5 kg फ्यूल बर्न करूंगा तो मुझे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। बट इस चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं ठीक से समझूं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज सबसे बड़ा होगा। अगर मैं अपने रॉकेट को यहां फायर करता, 5 kg फ्यूल जलाता, तो सेम चेंज इन मोमेंटम मिलता, बट इस जगह पे उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज होना है वो थोड़ा कम होता। इसीलिए बार बार यहीं पे रॉकेट फायर किया गया, जिससे कि कम फ्यूल में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का गेन मिल सके। ठीक, आई होप कि ये बात मैं आपको ठीक ठीक समझा पाया हूं। जब फाइनल मोमेंट में कल हम सभी लोग देख रहे थे आंख टकटकी लगाए कि चंद्रयान हमारा कहां पहुंचा, तो चंद्रयान, ये मून की सरफेस है, लगभग जब उससे 30 किलोमीटर की हाइट पे था, ये 30 किलोमीटर की हाइट पे है ये चंद्रयान। इस 30 किलोमीटर की हाइट से डिसेंट शुरू हुआ। ये चंद्रयान ऐसे जा रहा है, इसमें थ्रस्टर्स मतलब रॉकेट्स जो लगे, इंजन जिसको बोल रहे हैं या थ्रस्टर बोल लीजिए, रॉकेट बोल लीजिए, इन रॉकेट्स ने उल्टा फायर किया। उल्टा फायर किया मतलब ये रॉकेट कुछ ऐसे हैं, समझ लो। इन्होंने एग्जॉस्ट गैसेस इधर फेंकना शुरू किया। चंद्रयान इधर जा रहा है और एग्जॉस्ट गैसेस इधर फेंकना शुरू किया, तो जो थ्रस्ट फोर्स लगा वो इस तरफ लगा, इसकी स्पीड घटने लगी, ब्रेकिंग, रिटार्डेशन शुरू हो गया, इसकी स्पीड बहुत तेजी से घटने लगी। ये हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था और ये थ्रस्टर फायर करके, शायद मुझे अगर ठीक से याद आता है तो 2 थ्रस्टर शायद, 4 इंजन है इसमें, सॉरी 4 इंजन थे और चारों थ्रस्टर्स को फायर किया गया इसके स्पीड को घटाने के लिए। तो इसकी स्पीड को बहुत तेजी से घटाया जाने लगा और करीब करीब 11 मिनट का शायद समय लगा जब इसकी स्पीड काफी घट गई और इसकी हाइट जो है वो 30 किलोमीटर से घटकर 7.2 किलोमीटर हो गई। तो देखिए हमारा जो थ्रस्टर फायर किया गया वो जस्ट इसके मोशन के ऑपोजिट फायर किया गया। तो थ्रस्ट फोर्स इधर लगने की वजह से इसकी स्पीड घटने लगी। अब इसकी स्पीड अगर घटने लगी तो ये जो मून है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में ये ऐसे घूम रहा था। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट है, इलिप्टिकल था, पर ये ऐसे घूम रहा था। अब अगर इसकी स्पीड घटने लगेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं घटा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही बड़ा है। अगर तुमने इस पार्टिकल की स्पीड घटा दी तो ये ऐसे स्पाइरल होने लगेगा। इसकी स्पीड लगातार तुम घटाते जा रहे हो, 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 तो ये स्पाइरल होने लगेगा। दैट मीन्स इसके सर्कुलर पाथ का या इलिप्टिकल पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो घटने लगेगा लगातार। तो आपने देखा होगा कि बहुत समय तक जो टीवी के स्क्रीन पे आ रहा था उसमें दिखाई ये दे रहा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तेजी से घट रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब टैंजेंशियल टू सरफेस ऑफ मून, ये वेलोसिटी तेजी से घट रही है क्योंकि चारों रॉकेट फायर किए गए हैं जो इधर
एग्जॉस्ट गैसेस फेंक रहे हैं, ये थ्रस्ट फोर्स इधर है और उसमें जबरदस्त ब्रेकिंग हो रही है, और ब्रेकिंग होने की वजह से, स्पीड घटने की वजह से ये खुद ही ऐसे ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है, मतलब चंद्रमा की सरफेस से उसकी जो हाइट है वो रिड्यूस होती जा रही है अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन वो ग्रेजुअल रिड्यूसिंग था, बहुत धीरे 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 उसकी हाइट कम होती जा रही है, 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 ऐसा कुछ चल रहा है। जब ये 30 किलोमीटर से उसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 किलोमीटर रह गई, 7.2 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर। इस समय इसमें छोटे छोटे से शायद 8 रॉकेट थे, उनको फायर करके, छोटे छोटे से थ्रस्टर थे 8 रॉकेट, उनको फायर करके एक तो इसको स्टेबलाइज किया गया और दूसरा इसको 90 डिग्री टिल्ट कर दिया गया। ये जो चंद्रयान था उसको 90 डिग्री टिल्ट कर दिया गया। ये अब ऐसा हो गया, पहले ये चंद्रयान कैसा था, पहले ये चंद्रयान यहां अपने ऑर्बिट में कुछ ऐसा था अगर, तो उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया। अब इसके ये जो 4 टांग हैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे सभी एनिमेशन वीडियोस में, इसके 4 पैर थे, तो अब इसको वर्टिकल हो गया, ये चंद्रमा के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें जो रॉकेट्स लगे थे वो थ्रस्टर्स थे, ये चंद्रयान है, इसमें इस तरह से रॉकेट्स लगे थे, है ना, माने ये रॉकेट्स हैं जो कि नीचे फायर कर सकते हैं, ये एग्जॉस्ट गैसेस नीचे थ्रो करेंगे। तो इन रॉकेट्स ने अब नीचे की तरफ गैस थ्रो करना शुरू किया, जिससे इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगने लगा। ठीक, पहले ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया, उस पर आता हूं, पर बात को समझिएगा। ये थ्रस्ट फोर्स ऊपर जाने की वजह से इसका रिटार्डेशन शुरू हुआ, ये वर्टिकल डिसेंट अब सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड लगभग किल कर दी गई, खत्म कर दी गई इस थ्रस्टर्स को चला के, और अब उसको 90 डिग्री टिल्ट करने के बाद अब ये सीधा वर्टिकल नीचे गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड एकदम खत्म कर दी गई है उन रॉकेट को फायर करके। अब जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसके रॉकेट का जो धुआं है, जो एग्जॉस्ट गैसेज है, वो नीचे की तरफ फायर कर रहे हैं, जिसे थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, ये स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, और जब उसकी ऊंचाई कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रही, पर 150 मीटर के आसपास शायद रह गई थी, उस समय ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये बिल्कुल इसके वेट के बराबर था। जी का मतलब चंद्रमा के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, इसका वेट और थ्रस्ट फोर्स दोनों बराबर हो गए। उस समय वो थोड़ी देर के लिए हॉवर कर रहा है, 10-20 सेकेंड के लिए, वो उसके सेंसर्स काम कर रहे थे, वो अपने लिए सेफ जगह तलाश रहे थे, और उसके बाद उसको फाइनली डिसेंट कराया गया। उसको डिसेंट कराने का मतलब क्या है, एक समय आप हॉवर कर रहे हो, थ्रस्ट फोर्स mg के बराबर है, तो आपको जो थ्रस्ट है उसको कमजोर करना है, तो कमजोर करना है तो उसके लिए मैंने जैसा कहा कि उसके इंजन में कैपेसिटी थी कि वो जो फ्यूल एग्जॉस्शन रेट है, फ्यूल को थ्रो करने का रेट है, उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, थोड़ा कम किया गया, तो जिसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स कम हुआ और फिर से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, और फाइनली 2 मीटर पर सेकंड के आसपास उसकी स्पीड रही होगी जब वो चांद के सरफेस पे आके गिर गया। तो बच्चों यहां ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हम अगर ये चांद है और चांद की ग्रेविटी से अगर डायरेक्ट फाइट करने लगे, हम ये सोचें कि चलो यार इस चंद्रयान को सीधे नीचे गिरने देते हैं, मेरे पास रॉकेट है, रॉकेट नीचे की तरफ फायर करेंगे, थ्रस्ट फोर्स लगेगा और इसकी स्पीड बहुत घटा ले जाएंगे। तो जब वो ऑर्बिट में था तो हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, उस स्पीड से इसको सेफ स्पीड तक लेके आना, ऑलमोस्ट 0 स्पीड तक लेके आने के लिए फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अब जो रॉकेट का थ्रस्ट फोर्स है और ये mg है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्ड करना बहुत मुश्किल था। जबकि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश की है तो आप ग्रेविटी से फाइट नहीं कर रहे हो, ये चंद्रयान इधर जा रहा है तो आप थ्रस्ट फोर्स इधर मार रहे हो, आपका किसी से फाइट नहीं है, पूरा का पूरा थ्रस्ट फोर्स रिटार्डेशन को देने के काम आ रहा है। इसलिए पहले हॉरिजॉन्टल मोशन को रखते हुए ही उसकी स्पीड को एक रीजनेबल लेवल तक रिड्यूस कर दिया गया। इस प्रकार से चंद्रयान फाइनली यहाँ पे लैंड हुआ। अब जल्दी से मैं तुम्हें ये वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में बहुत जल्दी से आंसर दे सकता है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, लेट अस से एक चेन है और
इस चेन की लेंथ L है, मास M है, मास पर मीटर लेंथ को मैं लैम्डा लिख ले रहा हूं M/L को। इस चेन को ऐसे टेबल के ऊपर रखकर छोड़ दिया गया, ठीक है, इस चेन को टेबल के ऊपर ऐसा सीधे रख के तुमने छोड़ दिया, ये चेन गिरने लगी, चेन के लिंक टेबल पे टकराते हैं और वहीं रुक जाते हैं, बाउंस नहीं करते। तो जब ये चेन यहां पे एक हीप बनेगा, लेकिन उस हीप के हाइट को आप नजरअंदाज कीजिए। लेट अस अज्यूम कि ये चेन का एक्स लेंथ टेबल पे जा चुका है। इस समय ये जो चेन के लिंक टेबल से टकरा रहे हैं ठक 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 ऐसे, उस चोट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये थ्रस्ट फोर्स कितना है, ये जो लिंक अगला लिंक आके ये देखिए पूरी की पूरी चेन का हर लिंक इस समय मूव कर रहा है, ये लिंक अभी इसके पास मोमेंटम है, अगले मोमेंट पे टेबल पे जाएगा और रुक जाएगा। तो एक अच्छा खासा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जिसकी वजह से एक चोट लगेगी टेबल को, टेबल इस पे और ये टेबल के ऊपर चोट करेगा। तो हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ से सोचते हुए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू dp/dt से सोचते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप सभी ने किया भी होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट का को यूज करके हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही देख के आंसर कैसे लिख सकते हैं। चलिए, मेरा सिस्टम होगा टेबल, और टेबल के ऊपर जो चेन ऑलरेडी आ चुकी है इसको मैं अपना सिस्टम बोल रहा हूं। मेरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 है, ये वेरिएबल मास सिस्टम है, इस सिस्टम का मास बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अगला लिंक, ये पीला लिंक और उसके बाद ये नीला लिंक, ये जैसे जैसे टेबल के ऊपर आएंगे मेरे सिस्टम का मास बढ़ता जा रहा है। तो मेरे सिस्टम का मास किस रेट से बढ़ रहा है, मेरे सिस्टम का मास किस रेट से बढ़ रहा है? आंसर है इस समय अगर इस चेन की वेलोसिटी v है, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अगर v है, तो किस रेट से मेरे सिस्टम का मास बढ़ रहा है? आंसर है लैम्डा इंटू वी। देखिए, इसकी वेलोसिटी v है, बातचीत में आसानी के लिए ऐसे सोच लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेंटीमीटर चेन की लेंथ टेबल पे आ जाएगी 1 सेकेंड में। बातचीत में आसानी के लिए ऐसे सोचो, v जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उतनी ही लेंथ अगले 1 सेकेंड में टेबल पे आ जाएगी। हर मीटर लेंथ का मास, हर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो v लेंथ चेन का मास क्या होगा? लैम्डा इंटू वी। ऐसे सिंपल सोच सकते हैं। अगर स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ टेबल पे आ जाएगा अगले 1 सेकेंड में। तो जो 2 सेंटीमीटर लेंथ टेबल पे आया, उसकी मास क्या होगी? लैम्डा इंटू लेंथ, इजंट इट? तो इस रेट से पर सेकेंड मास मेरे सिस्टम में ऐड हो रहा है। तो dm/dt इज पॉजिटिव नंबर, जो मेरा सिस्टम है उसके लिए dm/dt पॉजिटिव है। व्हाट इज यू रिलेटिव? यू रिलेटिव क्या होता है? इनकमिंग मास या आउटगोइंग मास का मेरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। तो मेरा सिस्टम तो रेस्ट में है, ये जो इनकमिंग मास है, जो मास अभी ऐड होने वाला है, उसकी वेलोसिटी v डाउनवर्ड है, मेरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास विथ रेस्पेक्ट टू माय सिस्टम इज v डाउनवर्ड। तो जो थ्रस्ट फोर्स है वो क्या होगा? आंसर है रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज v डाउनवर्ड इनटू dm/dt व्हिच इज lambda v, and because this is v downward and this is positive, so thrust force is downward, thrust force is lambda v square। तो मेरा सिस्टम मतलब टेबल और उस पर पड़ी हुई चेन, उसके ऊपर ये जो ऊपर से चेन आ रही है, इसके चोट की वजह से, थ्रस्ट की वजह से, इनकमिंग मास के ऐड होने की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो लैम्डा वी स्क्वायर लगेगा। वी क्या है? इस वक्त चेन की स्पीड, जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स लेंथ तक फ्री फॉल अगर हुआ है तो स्पीड नेचुरली √2gx है। तो ये वैल्यू वहां रख देंगे तो आपको ये थ्रस्ट फोर्स मिल जाएगा, इजंट इट? अगर आप इमेजिन करें कि एक पानी का बड़ा सा टैंकर है, पानी का बड़ा सा टैंकर है, और 1 मिनट इमेजिन करें कि ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर अपने आप चला जा रहा है, अपने आप चला जा रहा है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेट अस से इसके बॉटम में एक होल डेवलप हो गया, इस होल से पानी नीचे गिरने लगा, तो टैंकर स्लो होगा कि फास्ट होगा? पानी के नीचे गिरने से टैंकर की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी या नहीं बदलेगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच के बताना है। ये भी वेरिएबल मास सिस्टम से सोचिए, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचिए, ध्यान से सोचिए। ये टैंकर स्मूथ सरफेस के ऊपर खुद ब खुद फिसलता चला जा रहा है, इसके नीचे एक होल डेवलप हो गया जिससे पानी नीचे गिरने लगा। आपको सोच के बच्चों बताना है कि पानी के नीचे गिरने से टैंकर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या नहीं बदलेगी।
ठीक है, तो आज का ये वीडियो चंद्रयानमय ज़्यादा हो गया। एनीवे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलो, लाइक तो कर ही दो भाई। चलो गुड बाय।